Our channel Law Minds. I am इतिश्री दास, एडवोकेट उड़ीसा हाई कोर्ट। आज की इस वीडियो में हम दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज ऑफेंस रिलेटेड टू इलेक्शन एंड द अदर इज डिफरेंसेस बिटवीन सेक्शन 34 एंड 149। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, ऑफेंसेस रिलेटेड टू इलेक्शन। दो कानून है इलेक्शन रिलेटेड ऑफेंस के लिए, एक है आईपीसी, दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951। ये एक ऐसा कानून है जो कि डील करता है किस तरह इलेक्शन को कंडक्ट किया जाएगा। चैप्टर नंबर 9A ऑफ आईपीसी, ये चैप्टर इलेक्शन से संबंधित ऑफेंसेस से डील करता है। जो भी अपराध हैं चुनाव से संबंधित, उनकी क्या पनिशमेंट होंगी, ये सब चीज़ें दी गई है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में दिए गए हैं सेक्शन 171 से लेकर 171I तक के प्रोविज़न। बेसिकली इस चैप्टर को आईपीसी में इंसर्ट किया गया था, समावेशित किया गया था बाय द इंडियन इलेक्शंस ऑफेंसेस एंड इंक्वायरीज एक्ट 1920 के तहत। The main purpose was to enact a view of providing the punishment for malpractices during elections, thus any kind of misconduct is avoided in such scenarios। इलेक्शन वाले ऑफेंस में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि पहले चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले पार्ट डेफिनेशन का एंड दूसरा पार्ट पनिशमेंट का, जो कि 171 to 171D एंड रिश्वत 171B ब्राइबरी, रिश्वत क्या होती है। सेक्शन 171A आईपीसी, ये डेफिनेशन क्लॉज है। यहाँ पर दो चीज़ों की डेफिनेशन दी गई है। पहला है कैंडिडेट, दूसरा इलेक्टोरल राइट यानी कि निर्वाचन अधिकार की। तो सबसे पहले कैंडिडेट की डेफिनेशन दी गई है। इसे इस सेक्शन की क्लॉज ए में कहा गया है कि इस चैप्टर के पर्पस के लिए, यानी कि चैप्टर 9A के पर्पस के लिए, कैंडिडेट का मतलब उस व्यक्ति से है, उस पर्सन से है जो कि एक कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन में नॉमिनेट हुआ है, नामित हुआ है। यहाँ पर इलेक्शन टर्म जो यूज़ हुई है, ये आपका सेक्शन 21 के थर्ड एक्सप्लेनेशन में इस टर्म को डिफाइन किया गया है। थर्ड को डिफाइन किया गया है। इसका मतलब क्या है? अब क्लास बी इलेक्टोरल राइट मीन्स किसी भी व्यक्ति का अधिकार एक कैंडिडेट के रूप में खड़े होने का, टू स्टैंड और नॉट टू स्टैंड, और टू विड्रॉ फ्रॉम बीइंग एन एक कैंडिडेट के रूप में अपना नाम वापस लेने का अधिकार, या फिर वोट देने का अधिकार, या फिर वोट देने से विरत रहने का अधिकार, मतलब रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग देने से विरत रहने का मतलब रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग। ऐसा अधिकार किसी व्यक्ति का अगर है किसी इलेक्शन में, तो उसको हम कहेंगे कि ये उसका इलेक्टोरल राइट है। बेसिकली ये पॉलिटिकल राइट्स है, लाइक राइट टू वोट, राइट टू बी ए कैंडिडेट एक्सेट्रा। सेक्शन 171B ऑफ आईपीसी, दिस सेक्शन डिफाइंस द ऑफेंस ऑफ ब्राइबेरी। घूस वगैरह जो इलेक्शन के टाइम पे दिया जाता है या फिर लिया जाता है, इन दोनों ही चीज़ों को एक ऑफेंस के रूप में इस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले सबसेक्शन 1 में ये कहा गया है कि जो कोई भी ग्रेटिफिकेशन देता है किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से कि वो इंड्यूस हो सके, या फिर वो किसी और व्यक्ति को इंड्यूस करे कि आप अपना इलेक्टोरल राइट एक्सरसाइज करो, हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, या फिर किसी व्यक्ति ने इलेक्टोरल राइट एक्सरसाइज किया है, तो उस चीज़ के लिए अगर रिवार्ड किसी ने दिया है, इसका मतलब उसने घूस खिलाया है। इसका मतलब उसने ऑफेंस किया है ब्राइबेरी का। सेकेंड पॉइंट, जो कोई भी या तो खुद के लिए या फिर किसी अनदर पर्सन के लिए ग्रेटिफिकेशन को एक्सेप्ट करता है एक रिवार्ड के रूप में,
या फिर इंड्यूसिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्सरसाइज एनी सच राइट कमिट्स द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी। फिर प्रोवाइजो में ये कहा गया है जब इलेक्शन होता है जितने भी कैंडिडेट स्टैंड करते हैं वो अपने पब्लिक पॉलिसी एक्सेट्रा डिक्लेयर करते हैं। या फिर पब्लिक एक्शन का कोई प्रॉमिस एक्सेट्रा करते हैं तो ये ब्राइबरी नहीं है। सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि जो कोई भी ऑफर करता है या फिर एग्री होता है देने के लिए या फिर अटेम्प्ट करता है टू प्रोक्योर ए ग्रेटिफिकेशन तो वो ग्रेटिफिकेशन देता है। सबसेक्शन 3 में कोई ऑब्टेन करता है तो उसके लिए माना जाएगा कि उसने एक्सेप्ट किया है ग्रेटिफिकेशन। जो कोई भी एक्सेप्ट करता है ग्रेटिफिकेशन मोटिव के रूप में उस चीज़ को करने के लिए उसकी इंटेंशन नहीं है या फिर उस चीज़ की रिवार्ड के रूप में जो कि उसने नहीं किया है तो ये समझा जाएगा कि वो एक्सेप्ट करता है ग्रेटिफिकेशन एज ए रिवार्ड। इन स्मॉलदेन वर्सेस व्हाइटवर्थ 55 ELR 249 सुप्रीम कोर्ट केस, इसमें ये हेल्ड किया गया था कि जो पेमेंट मेड होता है कैंडिडेट को ये मे नॉट अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिस ऑफ ब्राइबरी। इन TN अंगमी वर्सेस श्रीमती राभोलेरी एयर 1972 सुप्रीम कोर्ट, ये इस केस में ये हेल्ड हुआ कि प्रॉमिस किसी पर्टिकुलर वोटर्स को नहीं किया जाता है बल्कि जनरल बॉडी को किया जाता है। ये करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। इन घसीराम वर्सेस दाल सिंह एंड अदर्स AR 1968 सुप्रीम कोर्ट केस है। इस केस में ये हेल्ड हुआ कि पब्लिक के लिए कुछ गुड करने के लिए एनर्जी सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे यूज़ ना करके मच अर्लियर करनी चाहिए। इफ़ इट इज़ डन in election time it is said and done an evil practice। in इक्बाल सिंह वर्सेस गुरदास सिंह AR 1976, इस केस में द करप्ट प्रैक्टिस ऑफ ब्राइबरी अंडर सेक्शन 123 क्लॉज 1 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन पीपुल्स एक्ट 1951 में उसे गिल्टी ठहराया गया था। इन एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 2013 का केस है। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड दैट एंड डायरेक्टेड द इलेक्शन कमीशन टू फ्रेम गाइडलाइंस फॉर रेगुलेटिंग द कंटेंट्स ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्टोस। इन AR 1979 सुप्रीम कोर्ट केस, इसमें अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द एव ऑफ इलेक्शंस इन द फॉर्म ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम लैंड रेवेन्यू। और एक केस था दीपक गणपत राव वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 1999 का। इस केस में ये बात हेल्ड हुई थी कि पॉलिटिकल पार्टी को जो दिया जाता है फाउंडिंग फंड्स टू सपोर्ट दिस नॉट अमाउंट टू नाइदर ग्रेटिफिकेशन नॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अगर सेक्शन 171B के तहत ब्राइबरी का ऑफेंस कमिट किया जाता है तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान दिया गया है सेक्शन 171E ऑफ IPC के तहत इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 year और विथ फाइन और विथ बोथ एंड इन प्रोवाइजो जो ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग तो शैल बी पनिश्ड विथ फाइन ओनली। एक्सप्लेनेशन में ट्रीटिंग को एक्सप्लेन किया गया है कि फूड ड्रिंक एंटरटेनमेंट और प्रोविजन राशन देना ये सब इंक्लूड है। 171 सेक्शन 171C ऑफ IPC अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शंस। इलेक्शन के टाइम पर कई बार अनुचित प्रभाव डाला जाता है जिससे जो इलेक्टोरल राइट्स है उनका फ्रीली इस्तेमाल ना हो सके, उनका प्रयोग ना किया जा सके। फ्रीली के जो कोई भी वॉलंटरीली जो इलेक्टोरल राइट एक्सरसाइज करना है फ्रीली उसमें इंटरफियर करता है तो उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस का ऑफेंस किया है।
एंड इन सबसेक्शन 2 में सिंपली ये कहा गया है कि जो जनरल प्रोविज़न है सबसेक्शन 1 में उसको बिना प्रिजुडाइज कॉज किए जो कोई भी किसी कैंडिडेट को या फिर किसी वोटर को थ्रेटन करता है तो कॉज इंजुरी या फिर जो कोई इंड्यूस करता है किसी कैंडिडेट और वोटर टू बिलीव दैट दे विल बिकम ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर, तो वो गिल्टी है विथ द प्रोविज़न ऑफ सबसेक्शन 1। एक केस था राजदेव गंगाधर एयर 1964 का। इस केस में जो कैंडिडेट था इसने इन्फॉर्म किया वोटर्स को मैं चलंती विष्णु हूँ एंड मैं लॉर्ड जगन्नाथ का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और सबको मुझे ही वोट देना चाहिए। अगर आप वोट नहीं दिए तो आप लॉर्ड विष्णु के अगेंस्ट हैं। And in this act he did undue influence by personation and punishment prescribed in section 171F 1 year or fine or both। सबसेक्शन 3 में ये कहा गया है कि जो पॉलिसी के डिक्लेरेशन होते हैं, जो लोक नीति के घोषणाएं होती है, जो पब्लिक एक्शन या फिर किसी लीगल ड्राइव का एक्सरसाइज किया जाता है, तो इस सेक्शन के तहत इसे इंटरफियर करना नहीं समझा जाएगा। इन शिव कृपाल सिंह वर्सेस गिरी एयर 1970 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में कोर्ट हेल्ड दैट उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कहा जाएगा। इन श्री बाबूराव पटेल एंड अदर्स वर्सेस डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड अदर्स 1968, इस केस में कोर्ट हेल्ड दैट फ्रेंडली एडवाइस को अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कहा जाएगा। इन रामदयाल वर्सेस संतलाल एंड अदर्स 1959 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में कोर्ट हेल्ड दैट डिवाइन डिस्प्लेजर और स्पिरिचुअल सेंसर के नाम में वोट मांगने को करप्ट प्रैक्टिस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा। इन सुबनाथ दियाग्राम वर्सेस राम नारायण प्रसाद एयर 1960, इस केस में कोर्ट हेल्ड दैट a proclamation that wrath of deities invoked if the electorate did not vote for a particular candidate would amount to undue influence। Section 171D IPC, this section defines personation at election। अगर इलेक्शन में कोई भी पर्सोनेशन करता है, किसी और के नाम से वोटिंग करता है, तो ये चीज़ सेक्शन 171D के तहत एक ऑफेंस माना जाएगा। बट इन प्रोवाइजो प्रोक्सी वोटर के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे। अगर सेक्शन 171D में जो ऑफेंस बताया गया है उसको अगर कोई कमिट करता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, तो इसकी पनिशमेंट 171F में बताया गया है। पनिशमेंट 1 ईयर विथ फाइन और विथ बोथ। सेक्शन 171G में सिंपली ये कहा गया है कि जो कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट इस तथ्य के बारे में कि जो कैंडिडेट है उसका पर्सनल कैरेक्टर तो ऐसा है, उसका कंडक्ट तो ऐसा है, तो ऐसी कोई गलत स्टेटमेंट कोई करता है इस इंटेंशन के साथ कि उसको कम वोट मिलेगा, इलेक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा, ये कैंडिडेट हार जाएगा, तो उसके लिए सेक्शन 171G में पनिशमेंट प्रेस्क्राइब है कि उसके ऊपर फाइन इम्पोज किया जाएगा। सेक्शन 171H, इसमें ये बताया गया है कि कोई भी इलीगल पेमेंट करता है इलेक्शन में, इलीगल का मीन्स सेक्शन 43 ऑफ IPC
में दिया गया है, तो इस उसके लिए इस सेक्शन 171H में पनिशमेंट प्रेस्क्राइब है, पनिशमेंट ओनली ऑफ ₹500। लैंडमार्क जजमेंट्स, ये अनूप वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में he claimed to be, nor was he a person belonging to that constituency. Both the court held him guilty of the offence of personation under section 171D and 171F. इकबाल सिंह वर्सेस गुरदास सिंह 1975। इस केस में also gave out several gun licenses as gratification to induce voters to vote for them. सेक्शन 171I में सिंपली ये कहा गया है कि लॉ के द्वारा रिक्वायर था या फिर किसी ऐसे रूल के द्वारा ये चीज़ रिक्वायर की गई थी जिसको विधि का बल प्राप्त है कि जो भी खर्चा आएगा इलेक्शन के संबंध में, जो भी एक्सपेंस अक्योर्ड हुआ है उसको अकाउंट आप रखेंगे एंड यू फेल्यूर टू कीप दो, उसे सेक्शन 171I के तहत पनिश किया जाएगा, फाइन एक्सटेंड टू ₹500। वीराघवन वर्सेस रजनीकांत 1997 and IPC section 171C, which deals with undue influence. The court said that the respondent in this speech never advised to demand and receive a bribe. It is evident that these age-old punishments have become mostly redundant and not that strict to avoid happening of the offences. Every participating candidate in elections participates intending to win and sees themselves as the most viable option. अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आवर सेकेंड टॉपिक, डिफरेंसेस बिटवीन सेक्शन 34 एंड 149। नानक चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955 ये केस है, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 34 जो कि कॉमन इंटेंशन से डील करता है, वही सेक्शन 149 जो कि कॉमन ऑब्जेक्ट से डील करता है, इसके बारे में डिफरेंसेस बताए हैं। सेक्शन 34 मेंशन ए रूल ऑफ एविडेंस, सेक्शन 34 एक रूल ऑफ एविडेंस है, जबकि एंड डज नॉट क्रिएट एनी स्पेसिफिक ऑफेंस, जो कि कोई स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है। वहीं सेक्शन 149 क्रिएट्स ए स्पेसिफिक ऑफेंस अलोंग विथ द रूल ऑफ एविडेंस। सेक्शन 34 common intention, whereas section 149 deals with common object. Section 34 mentions a rule of evidence and does not create any specific offense, जबकि section 149 creates specific offense. The common intention under section 34 can be of any kind, whereas the common object and under section 149 must be one of the objects mentioned in section 141. 141 में 5 कॉमन ऑब्जेक्ट प्रिस्क्राइब हुए हैं, तो कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 149 में जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो मस्ट बी वन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स, जो कि सेक्शन 141 में जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनमें से एक होनी चाहिए, जबकि सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन है। सेक्शन 34 रिक्वायर्स द प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स बिटवीन ऑल दी बट इन सेक्शन 34 रिक्वायर करता है प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स बिटवीन ऑल द मेंबर्स प्रायर टू द ऑफेंस, whereas section 149 does not require prior meeting of the minds, जबकि section 149 prior meeting of minds रिक्वायर नहीं करता है। membership of the unlawful assembly is sufficient only member of unlawful assembly is only sufficient. It is mandatory for section 34 to have at least 2 persons, whereas section 149 required to have at least 5 persons. जब section 34 only 2 person रिक्वायर करता है, जबकि सेक्शन 149 5% रिक्वायर करता है।
Section 34 deals with public general. Section 34 जनरल पब्लिक को डील करता है, whereas Section 149 is related to public tranquility. Section 149 public tranquility को रिलेट करता है. Section 34 does not by itself create any specific offence, whereas Section 149 does so. Some active participation, especially in crime involving physical violence, is necessary under Section 34. कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन इन्वॉल्विंग फिजिकल वायोलेशन नेसेसरी होते हैं सेक्शन 34 में, बट सेक्शन 149 डज नॉट रिक्वायर इट एंड द लाइबिलिटी अराइजेस बाय रीजन ऑफ मेयर मेंबरशिप ऑफ द अनलॉफुल असेंबली विथ ए कॉमन ऑब्जेक्ट एंड देयर may be no active participation at all in preparation and commission of the crime. सेक्शन 149 में कोई भी प्रायर एक्टिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं है. सेक्शन 34 स्पीक्स ऑफ कॉमन इंटेंशन, बट सेक्शन 149 contemplates common object which is undoubtedly wider in its scope and amplitude than intention. Section 34 does not fix a minimum number of persons, but Section 149 must be at least 5 persons. एक केस था वीरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ऑन 9 अगस्त 2010, और एक केस था इन पांडुरंग तुकिया एंड भिल्लिया वर्सेस द स्टेट ऑफ हैदराबाद 1951. Section 34 of the Indian Penal Code pressures oppose prior consent, because before a man can be vicariously convicted for the criminal act of another, the act must have been done in furtherance of the common intention of them all. In Mohan Singh and another versus State of Punjab year 1963 का केस था, जिसमें the persons having similar intention which is not the result of pre-concerted प्लान कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी फॉर द क्रिमिनल एक्ट. अगर प्री कंसर्टेड प्लान हुआ नहीं है तो वो गिल्टी नहीं होंगे फॉर द क्रिमिनल एक्ट विथ द एड ऑफ सेक्शन 34. सेक्शन 34 के तहत वो गिल्टी नहीं होंगे. इन स्टेट ऑफ यूपी इफ्तिखार खान एंड अदर्स, इसमें ऑब्जर्व किया गया था दैट टू अट्रैक्ट सेक्शन 34 IPC इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एनी ओवर्ट एक्ट शुड हैव बीन डन. कोई ओवर्ट एक्ट होना चाहिए बाय द को अक्यूज्ड. इन दिस केस 4 accused persons were convicted on a fact situation that 2 of them were armed with pistols and lathis, and all the 4 together walked in a body towards the deceased, and after firing pistols at the deceased all the 4 together left the scene. When a plea was made on behalf of those 2 persons who were armed with lathis that they did not do any overt act, this court made the above observation. In Ramaswamy Iyengar and others versus State of Tamil Nadu, along with preceding Section 34, which makes it clear that the act mentioned in Section 34 includes a series of acts as a single act. In Ramvilas Singh and others versus State of Bihar 1989, this 3 Supreme Court 605, this court held as under: it is true that in order to convict persons vicariously, it is not necessary to prove that each and every one of them had indulged in overt acts. In Surendra Chauhan versus State of Madhya Pradesh, court held that apart from the fact that there should be 2 or more accused, 2 factors must be established: common intention and participation of the accused in the commission of the offence. In Ramesh Singh Koti versus State of Andhra Pradesh, it has been observed as under 12 as a general principle in a case
Criminal liability, it is the primary responsibility of the person who has committed the crime can be held guilty. वरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पेरर्स ये केस था जो कि फेमसली नोन एज पोस्टमास्टर केस. Ingredients of Section 34 Criminal Act done by several persons. This said criminal act must have been performed by more than one person. Introduction to Section 149 of IPC 1860 is defined as every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object. In the case of Bhudev Mandal versus the state of Bihar, ये केस था जिसमें the common object but also demonstrate that the common object was illegitimate before convicting any individual with the help of Section 149. In the case of Ramdhani versus state, इसमें the latter were in number more than 5 and assembled to avoid cutting. Ingredients of Section 149. An offence committed by members of an unlawful assembly. The Supreme Court in Yunis versus Madhya Pradesh state held that the presence of the accused as part of an unlawful assembly was sufficient. तो ये था डिटेल्स ऑफ द 2 टॉपिक्स. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.